फ्रेंड्स, मैं नरेश गढ़वाल आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जिस प्रकार से इस वासुदेव एजुकेशन चैनल पर कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो डल रहे हैं उनमें ज्योग्राफी के तहत हम बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, किस प्रकार से उसकी हमें जानकारी मिलती है, इन सब की बातें हमने प्रीवियस वीडियो में की है, जिनके तहत जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले जो स्रोत थे उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक था अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत। इन अप्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिनमें एक है घनत्व, दो है दबाव और नंबर 3 पर था आपके तापमान। इन तीनों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो भी जानकारियां मिली कि जैसे घनत्व के साथ, घनत्व की बात करें तो गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि हुई है, मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस खनिजों से बना हुआ है। दबाव की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापमान है और जो परतें ठोस अवस्था में पाई जाती है उनका संबंध दबाव से भी होता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान कैसा पाया जाता है, किस गहराई पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, इसकी चर्चा हमने तापमान में की है। उसके बाद जो दूसरा बिंदु था इसमें वो है प्राकृतिक स्रोत। इन प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो इन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है ज्वालामुखी, वोल्केनो, और एक है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान, ये दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत थे जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बहुत सारी जानकारियां मिली है। इनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो आता है भूकंप विज्ञान, क्योंकि भूकंप विज्ञान के अंतर्गत भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। और भूकंपीय तरंगे जो होती है पी एस और एल, इन तीनों प्रकार की तरंगों की जो विशेषताएं हैं, जो इनकी गति है, जो इनका माध्यम है, उसी से हमें पृथ्वी की वास्तविक जानकारी मिल रही है। तो यहां तक हमने प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत देखा था कि किस प्रकार से इनकी जानकारी है हमें इन भूकंप विज्ञान से मिल रही है। अब बात करते हैं कि हमारी इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी, इसको कितनी परतों में विभाजित किया गया है, इन परतों में विभाजन का कार्य किसके द्वारा किया गया है, उन सब की यहाँ अपन बात करते हैं। तो देखिए आगे, आज का जो बिंदु है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना से संबंधित अभिनव मत। अभिनव मत, ये अभिनव मत क्या है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया, या ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया है या किसी संस्था विशेष के द्वारा दिया गया है, इन सब की अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस भूकंप विज्ञान से हमें पी और एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र मिला है, उसी छाया क्षेत्र के आधार पर 1919 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आईयूजीजी नामक संस्था की स्थापना की गई।
स्थापना की गई। 1919 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में एक अलग संस्था स्थापित की गई, IUGG। इसके अंतर्गत विश्व के वैज्ञानिकों का संगठन है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का संगठन है जिसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भूगणित एवं भूभौतिकी संघ। IUGG का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय भूगणित एवं भूभौतिकी संघ, या जिसको कहे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसी अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अभिनव मत का प्रतिपादन किया गया। ये जो अभिनव मत है, इसके अंतर्गत हमारी इस पृथ्वी को सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक 3 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। 3 मुख्य परत। ये 3 मुख्य जो परतें हैं, इनमें पहली परत आती है जो सबसे ऊपरी सतह है पृथ्वी की, इसको नाम देते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। क्रस्ट या भूपर्पटी। इसके बाद दूसरी जो परत आती है क्रस्ट के नीचे स्थित है, या जिसको हम मध्यवर्ती परत भी कह सकते हैं, उसका नाम है मेंटल। और तीसरी जो परत आती है, उस तीसरी परत की बात करें तो उसे नाम दिया जाता है अंतरतम या कोर। अंतरतम या कोर, या इसको एक नाम और दे दिया जाता है क्रोड। इस प्रकार से IUGG के अभिनव मत में भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मूल रूप से इन्हीं 3 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी परत आती है क्रस्ट या भूपर्पटी, दूसरी परत आती है मेंटिल, और तीसरी परत आती है जो सबसे आंतरिक परत है, अंतरतम कोर या क्रोड। अब इन तीनों परतों में भी, क्योंकि इनका विस्तार सतह से गहराई की ओर काफी अधिक लंबाई में है या काफी अधिक मोटाई में है, तो ऐसे में पदार्थों के घनत्व में वृद्धि के कारण जो P और जो S तरंगे हैं, उनकी गति में परिवर्तन आ जाता है, और उसी परिवर्तन के कारण इन 3 परतों को पुनः 6 उपभागों में, 6 उप परतों में विभाजित किया गया है। जैसे अगर हम बात करें पहली परत क्रस्ट की, तो क्रस्ट को 2 उपभागों में विभाजित किया गया है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटिल की बात करें तो मेंटिल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक अपर मेंटल और एक है लोअर मेंटल। इसी प्रकार से जो तीसरी परत है, इस तीसरी परत की बात करें तो इसे भी 2 उपभागों में विभाजित किया गया है, कोर या अंतरतम को, और इसके नाम है आउटर कोर और इनर कोर। तो इस प्रकार हमारी संपूर्ण पृथ्वी को हमने 6 उपभागों में
विभाजित किया है। अब ये 6 पार्ट कौन कौन से हैं, इनकी गहराई क्या है, इन सभी 6 परतों के अंतर्गत पदार्थों का औसत घनत्व क्या रहता है, इनके मध्य कौन कौन सी सीमाएं बनती है जो दो परतों को एक दूसरे से अलग करती है, उन सब की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे, ये है हमारी इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक मॉडल चित्र। मान लीजिए हमारी ये जो पृथ्वी है इस प्रकार से लद्वक्ष गोलाभ आकृति के अंतर्गत है, जिसकी सतह से और इस केंद्र तक गहराई है वो 6370 किलोमीटर है, जिसको हम पृथ्वी का केंद्र मानते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी की यदि हम यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये एक चाप ले ले, तो चाप लेने के बाद जो डायग्राम्स है वो लगभग इस प्रकार का ये बनता है। ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 6 परतों को दर्शा रहा है। इन 6 परतों की अगर हम अलग से बात करें तो सबसे पहले सतह से गहराई की ओर चलते हैं। सबसे पहली जो परत आती है इसको नाम दिया जाता है अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट या ऊपरी क्रस्ट। ये ऊपरी जो क्रस्ट है इस परत की गहराई सतह से यानी 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की गहराई तक ये परत है वो पाई जाती है। इस परत के अंदर हल्के जो पदार्थ है उनका मिश्रण अधिक पाया जाता है और इसी कारण इस परत का औसत घनत्व जो है वो आता है 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब जब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत अपर क्रस्ट जो है इसमें हल्के पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, उसके कारण इसके घनत्व में कमी पाई जाती है। तो घनत्व में कमी होगी तो निश्चित रूप से पी या एस कोई सी भी तरंग की बात करें उनकी गति भी कम पाई जाती है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों की जो गति है वो निर्भर करती है खनिजों के चट्टानों के घनत्व पर। तो ऐसे में इसका घनत्व कम है और घनत्व कम होने के कारण यहाँ पर पी तरंगों की गति, पी तरंग की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यहाँ पर पी तरंगे चलती है। अब इस अपर क्रस्ट से कुछ गहराई की ओर जाते हैं तो गहराई के साथ अचानक से पी तरंगों की गति बढ़ जाती है और पी तरंगों की गति बढ़ने के कारण इस अपर क्रस्ट से 30 किलोमीटर की गहराई पर दूसरी क्रस्ट पाई जाती है और उसे नाम दिया जाता है लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इस लोअर क्रस्ट का विस्तार अगर देखें तो सतह से 30 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है लोअर क्रस्ट। अब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जहां घनत्व में परिवर्तन के कारण पी तरंगों की गति में परिवर्तन हुआ है, पी तरंगों की गति में वृद्धि हुई है, यहाँ एक सीमा बनती है और उस सीमा को नाम दिया जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, या जिसको यहां लिख दूं मैं कोनार्ड असांतत्य, इसको नाम दिया जाता है कोनार्ड असांतत्य। तो कोनार्ड असांतत्य यानी 30 किलोमीटर से और 100 किलोमीटर के बीच ये हमारी ये पहली परत हो गई और ये दूसरी परत हो गई लोअर क्रस्ट। इस लोअर क्रस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो खनिज है, जो चट्टाने हैं, उनका घनत्व बढ़कर 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है और ऐसे में यहाँ पी तरंगों की गति में भी वृद्धि होगी। घनत्व बढ़ रहा है तो पी तरंगों की गति भी बढ़ेगी और ये बढ़कर हो जाती है 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि के साथ साथ पी तरंगों की गति भी बढ़ेगी। और यदि इनके मार्ग में जो
माध्यम में परिवर्तन आ जाए, यानी कहीं पर ठोस चट्टानों की जगह तरल या द्रव्य अवस्था की चट्टानें आ जाए, प्लास्टिक अवस्था की चट्टानें आ जाए, तो ऐसे में कुछ दूरी के लिए इनकी जो गति है वो घट भी सकती है। इसी प्रकार अब 100 किलोमीटर की गहराई, यहां पर जो है ना क्रस्ट और मेंटल के मध्य सीमा बनती है। ये जो क्षेत्र है 100 किलोमीटर की गहराई पर, यहाँ क्रस्ट और मेंटल, या फिर ये कहूं कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य एक सीमा बनती है, और इस सीमा की खोज की थी 1909 में। 1909 में 1909 में खोज करने वाले थे एंड्रीजा मोहोरोविक, और इसी के नाम के आधार पर इस परत को नाम दिया जाता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी, या फिर इधर मैं लिखूं इसको मोहो असांतत्य। ये जो सीमा है ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, या फिर ये कह दूं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में बनने वाली सीमा है, जिसकी गहराई होती है 100 किलोमीटर। अब इस 100 किलोमीटर से गहराई की ओर अगर हम जाते हैं तो फिर तीसरी परत आती है, और इस तीसरी परत को नाम दिया जाता है अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल या ऊपरी मेंटल। लेकिन इस ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है, इस अपर मेंटल का जो ऊपरी भाग है ये वाला, ये प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है। प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल या निम्न गति का क्षेत्र, या फिर इसको एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पी तरंगों की गति कुछ देर के लिए कम होती है, लेकिन जैसे ही उसको पार करके आगे की ओर आते हैं, तो गहराई की ओर जाते हैं, तो फिर अपर मेंटल में पी पदार्थों का जो घनत्व है वो बढ़कर हो जाता है 4.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और ऐसे में जब घनत्व में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के कारण यहाँ पी तरंगों की गति बढ़कर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यहाँ पी तरंगों की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसी प्रकार 100 से और 700 किलोमीटर की गहराई के बीच में ये जो क्षेत्र आ जाता है, इसको हमने अपर मेंटल का नाम दे दिया। अब 700 किलोमीटर की गहराई पर पुनः पी तरंगों की गति में तीव्र परिवर्तन होता है, उनमें वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के कारण यहाँ हमारी इस पृथ्वी की चौथी परत आ जाती है, जिसको नाम दिया जाता है लोअर मेंटल। इस परत को नाम दिया जाता है लोअर मेंटल। यह है लोअर मेंटल। इस लोअर मेंटल की बात करें तो इसका विस्तार पाया जाता है 700 किलोमीटर की गहराई से और 2900 किलोमीटर की गहराई तक। 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक इसका विस्तार होता है। और यहाँ अगर हम बात करें इसके ऊपरी भाग में, यानी 700 किलोमीटर के पास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो खनिजों का या पदार्थों का जो औसत घनत्व है वो बढ़कर हो जाता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं तो यहाँ अधिक कठोर खनिज पाए जाते हैं, और उसी के कारण यहाँ पदार्थों का घनत्व बढ़कर हो जाता है 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जैसे जैसे घनत्व में वृद्धि होगी, निश्चित है कि इस क्षेत्र में भी पी तरंगों की गति बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पी तरंगों की गति बढ़ जाती है और बढ़कर लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस
2900 किलोमीटर की गहराई पर, या फिर उससे पहले बात करें, अब मैं 700 किलोमीटर की गहराई पर जो अपर और लोअर मेंटिल है, यहां एक सीमा बनती है ये वाली, और इस सीमा को नाम दिया जाता है रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। ये जो परत बनती है यहां पर, ये सीमा बन रही है, इसको नाम दिया है रैपिटी अशांतत्य। रैपिटी अशांतत्य इसको नाम दिया जाता है। और इसी प्रकार से 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो सीमा बनती है ये वाली, ये लोअर मेंटिल और आउटर कोर के बीच कह दूं वही सीमा बन रही है, या फिर ये कह दूं कि संपूर्ण मेंटिल और संपूर्ण कोर के बीच जो सीमा बनती है वो एक ही सीमा है, और इसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इस सीमा को यहां इस प्रकार से लिख देता हूं, गुटेनबर्ग अशांतत्य। ये चौथी सीमा बनती है ऊपर से। सबसे पहले आई अपनी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य। फिर बात करते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये लोअर क्रस्ट अपर मेंटिल के मध्य बनी। फिर रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, ये अपर मेंटिल लोअर मेंटिल के मध्य बनी। और फिर बात कर रहे हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग असंबद्धता की, जो मेंटिल और कोर या लोअर मेंटिल और आउटर कोर के मध्य बन रही है। इस आउटर कोर की बात करें तो यहां पर ये जो क्षेत्र है, इस आउटर कोर में, आउटर कोर का ऊपरी भाग जो है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में पाया जाता है, और इसी तरल अवस्था के कारण पी और एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र बनता है वो इसी आउटर कोर के कारण बन रहा है। अब बात यह आती है कि इस आउटर कोर में तापमान तो गहराई के साथ बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ रहा है तो फिर ये तरल अवस्था में कैसे आ गया? तो इसकी तरल अवस्था के पीछे कारण है कि एक तो जिस दर से गहराई के साथ तापमान बढ़ा है उस दर से यहां पर दबाव में वृद्धि नहीं हुई, दबाव कम पाया जाता है, दबाव की कमी। और दबाव की कमी के साथ साथ यहां पर रेडियोधर्मी पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण यह परत है वो तरल अवस्था में होती है, और तरल अवस्था में होने के कारण पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र बनता है, छाया क्षेत्र बनता है। तो ध्यान रखें, ये जो पी और एस तरंगों के छाया क्षेत्र के लिए उत्तरदायी जो भी परत है उसको आउटर कोर के नाम से जाना जाता है। इस आउटर कोर के अंदर जो पदार्थों का घनत्व है वो बढ़कर 12.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है, और ऐसे में यहाँ पर पी तरंगों की गति भी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक होती है। उसके बाद अगर हम और गहराई की ओर चलें तो यहाँ पर बात आती है 5150 किलोमीटर की गहराई की, और यहाँ इस स्थान पर आते हैं तो पुनः घनत्व में वृद्धि के कारण पी तरंगों की गति और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ जो सीमा बनती है ये वाली सीमा जो आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है उसको नाम दिया जाता है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। लेहमान डिसकंटिन्यूटी, इसको हम यहां इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेहमान अशांतत्य। लेहमान अशांतत्य
इस लेहमान अशांतत्य से नीचे यानी 5150 किलोमीटर से और पृथ्वी के केंद्र 6370 किलोमीटर के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसको परत नंबर 6 का नाम दिया जाता है। इससे पहले आउटर कोर परत 5 थी, ये परत नंबर 6 है। इसके अंदर जो भी खनिज पाए जाते हैं उनका घनत्व अधिकतम होता है 13.3 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और ऐसे में घनत्व में वृद्धि के कारण यहाँ पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ये बात ध्यान रखने की है कि पी तरंगों की गति सर्वाधिक कहाँ होती है, जहां घनत्व अधिक होगा। और घनत्व कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? इनर कोर में पाया जाता है, यानी लेहमान डिसकंटिन्यूटी के आंतरिक भाग में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पी तरंगों की गति अधिकतम पाई जाती है। तो इस प्रकार जो IUGG है, अंतरराष्ट्रीय भूगणित एवं भौतिकी संघ है, इसने संपूर्ण पृथ्वी को 6 परतों में विभाजित किया है। सबसे ऊपरी परत आती है अपर क्रस्ट, दूसरी परत आती है लोअर क्रस्ट, तीसरी परत आती है अपर मेंटल, चौथी परत आती है लोअर मेंटल, पांचवी परत आती है आउटर कोर और छठी परत आती है जो सबसे आंतरिक परत है, इनर कोर। ये 6 परतें हैं। इन 6 परतों की अंदर जो पदार्थों का घनत्व है वो भिन्न पाया जाता है और पदार्थों के घनत्व में भिन्नता के कारण यहाँ पर जो पी तरंगों की गति है ये भी परिवर्तित होती रहती है। इन सभी 6 परतों के मध्य 5 सीमाएं बनती है। वो 5 सीमाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती है। तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे सबसे ऊपरी परत है अपर क्रस्ट, दूसरी परत है लोअर क्रस्ट, तीसरी जो परत है अपर मेंटल, चौथी जो परत है वो लोअर मेंटल, पांचवी परत है आउटर कोर, और छठी जो परत है वो है इनर कोर, इनर कोर। इन सभी परतों के मध्य जो सीमाएं बनती हैं उन सीमाओं की बात करें तो पहली सीमा बनती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य, और इन दोनों के मध्य बनने वाली सीमा को नाम दिया जाता है कोनार्ड अशांतत्य, कोनार्ड अशांतत्य। उसके बाद दूसरी जो परत सीमा बनती है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, या इसको ये भी कह सकते हैं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो दूसरी सीमा बनती है इसको नाम दिया जाता है मोह अशांतत्य, अशांतत्य। तीसरी जो परत बनती है, तीसरी जो सीमा बनती है, इस सीमा को नाम दिया जाता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य रैपिटी अशांतत्य। चौथी जो सीमा बनती है वो है लोअर मेंटल और अपर आउटर कोर के मध्य, लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मेंटल और कोर के बीच बनने वाली सीमा भी वही होगी और लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच बनने वाली सीमा भी वही होगी, और इसका नाम है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग अशांतत्य। और अंतिम जो सीमा बनती है वो बनती है आउटर कोर और इनर कोर के मध्य, और इसको नाम दे सकते हैं हम लेहमान अशांतत्य।
तो इस प्रकार से ये 5 सीमाएं हैं जो इन 6 परतों को एक दूसरे से अलग करती है। याद रखें, कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमान। अगर इनकी बात करें कि ये सभी सीमाएं कितनी कितनी गहराई पर है, तो ध्यान रहे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो सीमा बन रही थी वो 30 किलोमीटर की गहराई पर बन रही थी। तीस किलोमीटर की गहराई पर बन रही है। दूसरी जो सीमा है मोहो अशांत तत्व, वो लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के मध्य 100 किलोमीटर की गहराई पर बन रही है। तीसरी जो सीमा है वो 700 किलोमीटर की गहराई पर बन रही है। और चौथी जो सीमा है वो बन रही है 2900 यानी 2900 किलोमीटर की गहराई पर। और अंतिम सीमा बनती है 5150 किलोमीटर। तो ध्यान रहे ये जो सीमाएं हैं इनकी गहराई है, ये अक्सर कॉम्पिटिशन में भी पूछ लिए जाते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ होती है कि कभी पूछ लिया जाए कि लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के मध्य बनने वाली सीमा कौन सी है, तो मोहो अशांत तत्व। लेकिन हम ये भी ध्यान रखें कि ये क्रस्ट और मैंटल के मध्य बनने वाली भी सीमा यही है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें गुटेनबर्ग की, तो गुटेनबर्ग जो अशांत तत्व है ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के साथ बनती है, या फिर ये कह दे मेंटल और कोर के मध्य भी बनने वाली सीमा यही है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनको विशेष रूप से देखें। इसके साथ साथ इसी से हमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की अभी तक जो जानकारी है वो मिली है, उसके अनुसार ये सीमाएं निर्धारित की गई है, ये 6 परतें निर्धारित की गई है। अभी हमारे लिए यही पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। हो सकता है आने वाले समय में जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रयोग होंगे तो इनमें कुछ परिवर्तन हो भी सकता है, क्योंकि ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग जो मानव की पहुंच से दूर है। धन्यवाद।